नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 5 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स प्रस्तुत कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स एसएससी के द्वारा संचालित विभिन्न एग्जाम, बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न एग्जाम, पुलिस सेवाओं के विभिन्न एग्जाम और राज्यों में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। आज के अपने पहले भाग को हम देखते हैं नेशनल अफेयर्स, राष्ट्रीय मामले। और यहाँ पर हमने यूडाइस प्लस योजना के संबंध में चर्चा की है। इस योजना को अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस योजना को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसके द्वारा संचालित किया जाता है, जो शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन कार्य करता है। यूडाइस प्लस योजना की अगर हम बात करें तो इसी साल इसको प्रारंभ किया गया है, लेकिन अगर हम केवल यूडाइस योजना की बात करें यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक एकीकृत सूचना ढांचा यहाँ पर विकसित किया गया है जिले के स्तर पर। तो यूडाइस योजना को 2012-13 में ही प्रारंभ किया गया था और उद्देश्य ये था कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ पर एक तरह से प्रबंधन करने के लिए जो आंकड़ा है वो इकट्ठा किया जाए। तो स्कूली शिक्षा के स्तर पर प्रमुख रूप से जो आंकड़े हैं उन्हें एकत्रित करने के लिए 2012-13 में यूडाइस योजना को प्रारंभ किया गया। यहाँ पर आप देखें तो लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख स्कूल, लगभग 96 लाख टीचर और 264 मिलियन बच्चे इसमें एक तरह से भाग ले रहे थे। यानी इनके संबंध में जो सूचनाएं हैं उसको यूडाइस पर कलेक्ट किया जा रहा था। इसी का अगर हम देखें तो अपडेटेड और एक नया जो वर्जन है वो यूडाइस प्लस के नाम से एक तरह से लाया गया है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि जो भी एक तरह से अलग अलग स्कूलों में सूचनाएं हैं, और सूचनाएं किसके संबंध में है, जो भी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी आधारभूत ढांचा, स्कूलों में क्लास में क्या क्या सुविधाएं हैं, वो चाहे हम पंखों की बात करें या बैठने की व्यवस्था की बात करें या शौचालय की व्यवस्था की बात करें, ये सारा आधारभूत ढांचे के अंतर्गत। इसी के साथ साथ टीचर्स एनरोलमेंट कितना हो रहा है, एग्जामिनेशन रिजल्ट कैसा है, इस संबंध में जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं और ये आंकड़े अलग अलग 11 श्रेणियों में इकट्ठा किया जाता है और इसे डाटा कलेक्शन फॉर्म के अधीन एक तरह से इकट्ठा किया जाता है। तो ये जो डीसीएफ है इसके अंतर्गत सारे डाटा स्कूल के इकट्ठे किए जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि अधिकतम स्कूलों को इसमें शामिल किया जाए और जो भी स्कूल यहाँ पर यूडाइस के प्लेटफॉर्म पर आ जाता है उसको यूडाइस की तरफ से एक कोड दिया जाता है। तो यूडाइस प्लस की वेबसाइट पर आप इस कोड को डालकर किसी भी स्कूल के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल है इसको एक तरह से डाटा इकट्ठा करने के लिए एक इकाई माना गया है, यानी प्रति स्कूल डाटा इकट्ठा किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट यानी जिले के स्तर की बात करें तो ये डाटा के वितरण का एक तरह से स्थान है, यानी एक स्कूल का जो डाटा है वो पूरे जिले में वितरित किया जाएगा। यानी किसी स्कूल में अगर कोई अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, स्कूलों में उससे विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है, तो उस तरह का कार्यक्रम जिले में अन्य लोग भी उसका लाभ उठा पाएं। इसी के साथ साथ यूडाइस प्लस में जो भी आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है उसे आधिकारिक एक तरह से सांख्यिकी आंकड़ा मान लिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी अप्रूव किया है। एक दूसरी हम न्यूज देखते हैं और यहाँ पर जेट एयरवेज के रिवाइवल के संबंध आप ध्यान रखें। जेट एयरवेज 2019 में बंद हो चुका था और उसका कारण यह था कि उस समय उसके पास नगद की कमी थी। जेट एयरवेज के द्वारा 2019 में जब अपना काम बंद किया गया तो उसके बाद जो भी उनके ऋण थे अलग अलग बैंक या वित्तीय संस्थाओं के, तो वो कैसे एक तरह से उनका पुनर्भुगतान किया जाए यानी उनका रिपेमेंट किया जाए। तो इसके लिए एक तरह से जब समस्या हुई तो जेट एयरवेज का जो केस है ये गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसके अधीन, जिसको हम बोलते हैं शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता। कोई भी कंपनी जब दिवालियापन जैसी स्थिति में जाती है तो उसका केस आईबीसी 2016 के अंतर्गत पहुंचता है और अंतिम रूप में इसकी जो सुनवाई है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी के अधीन की जाती है। और एनसीएलटी के द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि कंपनी के जो भी ऋण बकाया हैं उनको कैसे पुनर्भुगतान किया जाएगा। इसके संबंध में एक प्रस्ताव एनसीएलटी के सामने है जिसे एक व्यापारी और एक पूंजी कंपनी के द्वारा मिलकर प्रारंभ किया गया है। तो इसे मुरारीलाल जैन जो यूएई में स्थित एक भारतीय व्यापारी हैं और लंदन में स्थित एक संस्था है कालरॉक कैपिटल, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक तरह से जेट एयरवेज का काम फिर से शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और जो भी उनके ऋण या बकाया हैं उनका पुनर्भुगतान भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो अंतिम रूप से एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है मुरारीलाल जैन और कालरॉक कैपिटल को कि वो जेट एयरवेज का काम फिर से शुरू कर सकते हैं। यहां पर हम एनसीएलटी के संबंध में कुछ आपको पॉइंट बताते हैं। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल,
यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण। एनसीएलटी का गठन आप ध्यान रखें, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत सेक्शन 408 के अंतर्गत किया गया। आप ध्यान रखें एनसीएलटी की कुल 16 बेंच हैं जो भारत में काम करती हैं, जिसमें से नई दिल्ली में एक जो है वो उसकी प्रिंसिपल बेंच है या मुख्य बेंच है। अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स, वित्तीय मामले। और यहां पर हम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 की चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए इस रिपोर्ट को अंकटाड संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 2021 की जो रिपोर्ट है उसका प्रमुख रूप से जो शीर्षक है इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। यहां पर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2020 में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसमें 35% की गिरावट आई है। 2019 में अगर हम देखें तो दुनिया के अलग अलग देशों में लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप। यह आंकड़ा 2020 में अगर हम देखें तो 35% की गिरावट के साथ 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बचा हुआ है। इसी के साथ साथ आपको दो महत्वपूर्ण आंकड़े ध्यान रखने हैं, ऐसे देश जिनके द्वारा सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया गया यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वो देश जिनके द्वारा सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया। आप ध्यान रखें ये जो बीच में रैंकिंग दिया गया यहां पर, ये 2019 की रैंक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 2020 की रैंक नहीं है, ये पिछले साल की रैंक है। आप यहां पर ध्यान दें, पहले नंबर पर अभी भी सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश यूएसए है। अगर आप कमी को देखें तो वो बहुत ज्यादा है, 261 अरब डॉलर से घटकर 156 अरब डॉलर। चीन की अगर हम बात करें तो 141 से बढ़ा है 149 अरब डॉलर। हांगकांग जो चीन का एक विशेष क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें 74 अरब डॉलर से बढ़कर 119 अरब डॉलर हो गया है। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो यहां पर कमी हुई है, 114 अरब डॉलर से घटकर रह गया है 91 अरब डॉलर। अगर हम भारत की बात करें तो जैसा हमने देखा चीन के लिए, उसी तरह से भारत में भी आप देखें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019 की तुलना में 2020 में बढ़ा है, जबकि कोविड-19 महामारी का बड़ा प्रभाव था। तो यह देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। 51 अरब डॉलर से जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में 2020 में हुआ है वो बढ़कर 64 अरब डॉलर हो गया है। तो टॉप 3 पर ध्यान रखें, यूएसए, चीन और हांगकांग है। भारत की रैंक आप ध्यान रखें यहां पर 5वें नंबर पर है। उन देशों की हम बात करें जिनके द्वारा सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है, तो उन आंकड़ों में अगर हम देखें तो पहले नंबर पर पहुंच चुका है चीन, दूसरे पर लग्जमबर्ग, तीसरे पर जापान। जबकि अगर हम पिछले बार की रैंकिंग देखें तो पहले नंबर पर जापान था। यूएसए की रैंक आप देखें पिछले साल भी चौथे पर थी और इस साल भी चौथे पर है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों में भारत की रैंक 2019 में आप देखें तो 20 थी, लेकिन 2020 में यह बढ़कर हो गई है 18। तो हमारा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दूसरे देशों में होता है उसमें कमी आई है, लेकिन रैंक हमारी सुधरी है। हम 13 अरब डॉलर की जगह हमने 12 अरब डॉलर का बाहर के देशों में निवेश किया है। तो यहां पर टॉप 3 कंट्री आप ध्यान रखें, चीन, लग्जमबर्ग और जापान। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था अंकटाड के संबंध में कुछ बिंदुओं को देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो नाम में ही छिपा हुआ है कि व्यापार और विकास को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था के द्वारा काम किया जाता है। इसकी स्थापना ध्यान रखें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा किया गया था 1964 में। और ये ध्यान रखें स्थायी अंतर सरकारी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एक परमानेंट। जहां तक इसके मुख्यालय की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में है। वर्तमान में 195 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। वर्तमान में अंकटाड की सेक्रेटरी जनरल या महासचिव रेबेका ग्रीन्सपैन है। ध्यान रखें कि ये संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है उसको एक तरह से रिपोर्ट करती है और साथ साथ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अपने अगले सेक्शन पर हम आते हैं, इंटरनेशनल न्यूज। और यहां पर एक महत्वपूर्ण खबर है कि यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान से पूर्ण रूप से अपनी सेना को वापस बुला लिया गया है। आप ध्यान रखें कि 9/11 का जो हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर आतंकवादी, उसके बाद ही उस समय के अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने की घोषणा की गई थी, जिसमें अलकायदा और तालिबान प्रमुख रूप से लक्ष्य पर थे। तालिबान अगर हम देखें तो 2001 के समय में अफगानिस्तान पर उनका नियंत्रण था। तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो अफगानिस्तान पर एक तरह से यह कार्रवाई की गई। आप डेट ध्यान रखें, 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर एक तरह से हमला प्रारंभ किया, यानी तालिबान और अलकायदा को समाप्त करने के लिए। और 2001 से अगर हम देखें तो 2021 यानी 2 जुलाई, जो बीती 2 जुलाई है, वो अंतिम दिन था जब अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में थी। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस से अमेरिकी
सेना का जो अंतिम काफिला है वो एक तरह से रवाना हो गया 2 जुलाई 2021 को। 11 सितंबर 2021 को आप ध्यान रखें, अमेरिका में 9/11 का जो हमला 2001 में हुआ था उसके 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी अवसर पर जो बिडेन के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 11 सितंबर 2021 के पहले पहले अमेरिका की पूरी सेना अफगानिस्तान से वापस हो जाएगी। इसके संबंध में आप ध्यान रखें, जो समझौता है वो 29 फरवरी 2020 को ही हो चुका था, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और उस समय यह कहा गया था कि आने वाले 14 महीने में पूर्ण रूप से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से वापस हो जाएगी। और यह समझौता कतर की राजधानी दोहा में किया गया था। आप ध्यान रखें, 7 अक्टूबर 2001 को जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला शुरू किया तो यह कार्रवाई ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम से शुरू की गई। तो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ जो अमेरिका की कार्रवाई थी उसको ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। और अफगानिस्तान में भी जो कार्रवाई हुई उसको भी ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम से ही जाना जाता है। अपने अगली न्यूज को देखते हैं। चाइना गोज मलेरिया फ्री। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चीन को मलेरिया मुक्त देश का दर्जा दे दिया गया है। किसी भी देश को मलेरिया मुक्त जब घोषित किया जाता है तो यहाँ पर शर्त ये होती है कि लगातार 4 वर्षों तक वहां पर किसी भी तरह का मलेरिया का स्थानीय केस नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखें, चीन पहला देश है, अगर हम पिछले 30 वर्षों की बात करें, जिसे पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब एक तरह से जापान, ताइवान, फिलीपींस और चीन का जो पूर्वी तटीय भाग है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के जो भी देश हैं उनमें 30 साल में पहली बार चीन ऐसा देश है जिसे पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में से मलेरिया मुक्त देश का दर्जा दिया गया है। इसके पहले हम देखें तो 1981 में ऑस्ट्रेलिया में, 1982 में सिंगापुर में और 1987 में ब्रुनोई को यह दर्जा दिया जा चुका है। करंट अफेयर्स के अगले भाग में हम नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनालिटीज उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर अपनी हम पहली पर्सनालिटी को देखते हैं, दिनेश कुमार खरा। वर्तमान में अगर हम देखें तो एसबीआई के चेयरमैन हैं। एसबीआई के चेयरमैन का कार्यकाल आप देखें सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 2 साल तक का कार्य विस्तार इनको दिया जा सकता है। एसबीआई के चेयरमैन में आप ध्यान रखें केवल राजकुमार तलवार और अरुंधति भट्टाचार्य हैं, जिनके कार्यकाल को 3 वर्ष के बाद विस्तारित किया गया। अरुंधति भट्टाचार्य के लिए आप ध्यान रखें एकमात्र महिला है जो अभी तक एसबीआई के चेयरमैन के पद पर पहुंची है। दूसरी पर्सनैलिटी हम देखते हैं मैगुएल डियाज कनेल। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं और अक्टूबर 2019 से क्यूबा के राष्ट्रपति बने हुए हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं क्यूबा की, तो क्यूबा यूएसए के पास एक स्थित देश है जहाँ पर प्रमुख रूप से कम्युनिस्ट शासन चलता है, जिसको प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 1959 में एक क्रांति हुई थी क्यूबा में, जिसको फिदेल कास्त्रो के द्वारा किया गया था। इस क्रांति के जनक माने जाते हैं फिदेल कास्त्रो। तो 1959 से अगर हम देखें तो लगातार राष्ट्रपति के पद पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो कास्त्रो परिवार का एक नियंत्रण रहा है। पहले फिदेल कास्त्रो और उनके द्वारा स्वास्थ्य कारण से हटने के बाद उनके भाई राउल कास्त्रो यहाँ पर राष्ट्रपति बने हुए थे। राउल कास्त्रो के हटने के बाद पहली बार क्यूबा में कास्त्रो परिवार से अलग कोई व्यक्ति वहां पर राष्ट्रपति बना था और अक्टूबर 2019 में यह पद मैगुएल डियाज कनेल को दिया गया था। उस समय भी आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी क्यूबा में जो सबसे शक्तिशाली पोजीशन मानी जाती है वो है क्यूबा में काम करने वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो एकमात्र पार्टी है वहां पर, उसमें फर्स्ट सेक्रेटरी का एक पद होता है। तो ये जो पद होता है प्रथम सचिव का, ये सबसे शक्तिशाली माना जाता है, राष्ट्रपति से भी ज्यादा। तो अक्टूबर 2019 में उस समय राउल कास्त्रो ने ये पद कैनेल को नहीं दिया था और ये पद कैनेल को अंतिम रूप में दिया गया 19 अप्रैल 2021। यह पहली बार हो रहा है कि क्यूबा में क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव का जो सबसे शक्तिशाली पद है वो कास्त्रो परिवार से अलग किसी व्यक्ति को दिया गया। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं क्यूबा की क्रांति तो प्रमुख रूप से पूंजीवादी और समाजवादी, तो अमेरिका प्रमुख पूंजीवादी देश है और क्यूबा में समाजवादी एक व्यवस्था है वो फिदेल कास्त्रो ने स्थापित कर रखी थी 1959 में जो क्रांति हुई थी क्यूबा में। हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं जिसमें बुक्स और अवार्ड्स की हम चर्चा करते हैं। आज हमने बुक सेक्शन में भारत की प्रमुख बेस्ट सेलर जो बुक्स हैं उनको यहाँ पर चर्चा में लिया है, जो 2021 में बेस्ट सेलर के रूप में अभी भी बिक रही हैं। यहाँ पर अगर हम पहली पुस्तक देखें तो सलमान रश्दी की लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ। दूसरी अगर हम देखें तो एक्ट्रेस नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है सच कहूं तो। अपनी तीसरी बुक को अगर हम देखें तो यह प्रियंका चोपड़ा जोनास की बुक है जो उनकी स्मरण पर आधारित है, अनफिनिश्ड। अमिताभ कुमार की अगर हम बुक देखें ए टाइम आउटसाइड दिस टाइम। अगली पुस्तक अगर हम देखें तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं एस वाई कुरैशी, उनकी बुक द पॉपुलेशन मिथ।
अगली पुस्तक हम देखते हैं अमिताभ घोष की जंगलनामा। हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं स्पोर्ट न्यूज, और इसमें सबसे प्रमुख न्यूज है वर्तमान में मिताली राज के संबंध में। उनके द्वारा महिला क्रिकेट में अगर हम देखें, क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट हैं, वो टेस्ट की बात करें, T20 की बात करें या वनडे इंटरनेशनल की बात करें, सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है। तो मिताली राज की अगर हम बात करें तो अब सभी फॉर्मेट में महिलाओं में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड वर्तमान में इंग्लैंड के खिलाफ चल रही एक दिवसीय श्रृंखला के तीसरे मैच में प्राप्त किया, जब उन्होंने 10,337 कुल रन बना लिए, जिसमें अगर हम पहले का रिकॉर्ड देखें चार्लोट एडवर्ड्स का तो वो 10,273 रन का था। स्पोर्ट्स की एक और न्यूज देखते हैं। यहां पर वुमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप के संबंध में सूचना है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी द्रोणावली हरिका यहां पर रनर अप रही हैं, यानी उपविजेता रही हैं। इस चैंपियनशिप में विजेता बनी है चीन की वर्तमान में विश्व की नंबर 1 चेस खिलाड़ी हाउ ही फान। अपने अगले सेक्शन में आते हैं जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के संबंध में चर्चा करते हैं। आज की हमारी चर्चा विंबलडन के संबंध में है, जो 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अकेला ग्रैंड स्लैम है जिसको ग्रास कोर्ट पर, घास के मैदान पर खेला जाता है। वर्तमान में आप ध्यान रखें विंबलडन इस समय संचालित हो रहा है। 2020 में कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। विश्व की सबसे पुरानी टेनिस की प्रतियोगिता है जो 1877 से आयोजित की जा रही है। इसे ऑल इंग्लैंड क्लब के द्वारा एक तरह से विंबलडन में लंदन में आयोजित किया जाता है। इसको विंबलडन या कभी कभी द चैंपियनशिप्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके लोगों को आप ध्यान रखें। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि 2009 से इसको प्रमुख रूप से सेंटर कोर्ट जो विंबलडन में है वहां पर खेला जाता है, जिस पर एक तरह की जो रूफ है जिसको एक तरह से बंद किया जा सकता है पूरे ग्राउंड को और खोला जा सकता है। क्योंकि ध्यान रखें विंबलडन जब आयोजित होता है उस समय इंग्लैंड में बारिश की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती हैं, तो इसीलिए यहां पर एक ऐसी रिट्रैक्टेबल रूफ बनाई गई है जिसको बारिश आने पर ऊपर डाला जा सकता है, यानी इसको पूरा बंद किया जा सकता है, जिससे कि बारिश के कारण मैच में व्यवधान नहीं पड़ पाते हैं। 2019 से नंबर 1 कोर्ट पर विंबलडन प्रमुख रूप से खेला जाता है, जहां पर यह रिट्रैक्टेबल एक रूफ बनी हुई है जिसको पूरा कवर किया जा सकता है मैदान के ऊपर। विंबलडन के संबंध में ध्यान रखें कि इसका टेलीविजन पर प्रसारण 1937 से प्रारंभ किया गया। आप ध्यान रखें पहली बार 1915 से 1918 यानी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय यह प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई। इसी के साथ साथ दूसरे विश्व युद्ध के समय भी आप देखें 1940 से 1945 के बीच में इसका आयोजन नहीं किया गया। 1945 के बाद आप ध्यान रखें 2020 पहली बार है जब विंबलडन को एक तरह से रद्द किया गया था। विंबलडन के संबंध में अगर कुछ प्रमुख तथ्यों को देखें, 2021 के विंबलडन की अगर हम बात करें तो कुल प्राइज मनी यहां पर 49.4 मिलियन $, है, या अगर हम ब्रिटिश पाउंड में बात करें तो लगभग 35 मिलियन ब्रिटिश पाउंड, जहां पर मैन और वुमेन्स के जो सिंगल चैंपियनशिप के विजेता हैं उनको बराबर 2.38 मिलियन $, या 1.7 मिलियन ब्रिटिश पाउंड दिए जाएंगे। मैन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर रोजर फेडरर के नाम मैन सिंगल्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने विंबलडन में कुल मिलाकर 8 खिताब जीते हैं, जिसमें से उन्होंने 5 लगातार जीते हैं, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। इसके अलावा 2009 में, 2012 में और 2017 में। लेडीज सिंगल्स की अगर हम बात करें तो अमेरिका की मार्टिना नवरातिलोवा, इन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर खिताब जीते हैं, कुल मिलाकर 9। इसमें आप ध्यान रखें 1982 से 87 के बीच में लगातार 6 खिताब इन्होंने जीते हैं। आप ध्यान रखें रोजर फेडरर ने लगातार 5 जीते हैं, लेकिन लगातार अगर हम देखें तो रिकॉर्ड नवरातिलोवा के नाम है, उन्होंने 6 बार जीता है। पुरुष और महिलाओं दोनों में अगर हम तुलना करके देखें तो सबसे ज्यादा टाइटल अभी भी मार्टिना नवरातिलोवा के पास है 9, जबकि रोजर फेडरर के पास 8 टाइटल हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने 1999 में अपनी शुरुआत करी, जब मिश्रित युगल में यानी मिक्स डबल में लिएंडर पेस ने यूएसए की लीजा रेमंड के साथ में मिलकर वहां पर खिताब जीता। 1999 में अगर हम देखें तो पुरुष युगल यानी मेंस डबल्स का जो खिताब है वो लिएंडर पेस और महेश भूपति ने मिलकर जीता। 2015 में अगर हम देखें तो वुमेन्स डबल्स यानी महिलाओं के युगल का खिताब है सानिया मिर्जा ने स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर जीता था। करंट अफेयर्स के अपने अंतिम भाग में आते हैं, जहां पर हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यूडाइस प्लस स्कीम इज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जेट एयरवेज विल बी रिवाइव्ड बाय विच कंसोर्टियम? जेट एयरवेज को किस कंसोर्टियम द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा? लक्ष्मी निवास मित्तल एंड रिलायंस, गौतम अदानी एंड एयर फ्रांस, रतन टाटा एंड इंडिगो,
मुरारीलाल जैन एंड कालरॉक कैपिटल। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी बेंचेस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैव इन इंडिया? भारत में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की कितनी बेंच है? 15, 16, 17, 18। चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं, यूएसए स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन अफगानिस्तान इन 2001 अंडर विच नेम? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान में अपना अभियान किस नाम से शुरू किया? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेल्टा, ऑपरेशन स्ट्राइक, ऑपरेशन बोल्ड। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, विच कंट्री हैड रिसीव्ड हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020? 2020 में किस देश को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था? यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द फर्स्ट कंट्री इन वेस्टर्न पैसिफिक रीजन विच इज डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री बाय WHO इन लास्ट 30 ईयर्स? जापान, ताइवान, फिलीपींस, चाइना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एसबीआई चेयरमैन हैज नॉर्मल टेन्योर ऑफ? एसबीआई अध्यक्ष का सामान्य कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। सच कहूं तो इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्ट्रेस? सच कहूं तो किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा, तापसी पन्नू, कीर्ति सुरेश, नीना गुप्ता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच वुमेन क्रिकेटर इज द हाईएस्ट रन गेटर इन ऑल द फॉर्मेट्स? कौन सी महिला क्रिकेटर सभी प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है? चार्लोट एडवर्ड्स, डायना एडोल्जी, अंजुम चोपड़ा या मिथाली राज। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच प्लेयर हैज वॉन 6 कॉन्जिक्यूटिव सिंगल्स टाइटल इन विंबलडन? किस खिलाड़ी ने विंबलडन में लगातार 6 एकल खिताब जीते हैं? रोजर फेडरर, मार्टिना नवरातिलोवा, क्रिस एवर्ट या सेरेना विलियम्स। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये हमारा 5 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स था। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।